नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से सभी साथी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आवाज सही प्रकार से आ रही हो, सारी चीजें ठीक ठाक हो तो एक बार कमेंट करके आप सभी साथी बता दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का जो सेशन है साथियों, इसमें हम बात करेंगे संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है। अगर हम बात करें साथियों आज के इस सेशन की, तो उसको शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं अनअकैडमी के सीटेट सब्सक्रिप्शन के प्लान को लेकर के। साथियों, यदि आप 29 तारीख से पहले पहले सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। कितना साथियों? 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साथियों जो कोर्स है वो 1802 रुपए का नहीं, मात्र और मात्र 1442 का मिलेगा। ये अभी केवल और केवल इस कोड को यूज करने से आपको मिल जाएगा। यदि आप एके लाइव एके कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको ये जो कोर्स है वो आपको 1442 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन यदि आप कॉइन को भी रिडीम करते हैं, आप अनअकैडमी के पुराने स्टूडेंट हैं और आपके पास कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है, और उनको यदि आप रिडीम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% और मिलेगा। यानी कि एक साल की जो फीस है वो मात्र आपसे 1298 रुपए आपसे ली जाएगी। कितनी ली जाएगी? मात्र 1298 रुपए आपसे ली जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो यहां भी आपको साथियों 996 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे। तो जो कोर्स लगभग लगभग पड़ेगा साथियों वो आपका 864 रुपए का पड़ने वाला है। कितना पड़ेगा? 864 रुपए का आपका कोर्स 6 महीने का पड़ेगा। तो आप या तो एक साल के प्लान पर जा सकते हैं या फिर 6 महीने के प्लान पर जा सकते हैं। कोड आपको यूज करना है एके लाइव एके, जो साथियों कमेंट बॉक्स में भी आपका पिन हो रखा है। ठीक है, एके लाइव एके कोड आप यूज करिए, एके लाइव एके। ठीक है। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं तो फिर आप इस दिए गए कोड का प्रयोग करिए और क्वेश्चन सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले की क्वेश्चन सीरीज हमने इससे पहले वाली क्लास में कर ली है। लगभग 60 क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वहां से आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो साथियों हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है कि प्राथमिक स्तर पर संस्कृत व्याकरण को पढ़ाने का सर्वोत्तम विधि क्या है? कहा गया सूत्र विधि है, आगमन विधि है, अव्याकृति विधि है या निगमन विधि है। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत व्याकरण की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो संस्कृत को यदि हम प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जो उपयुक्त विधि हो जाती है वो उदाहरण से नियम की ओर जाना हो जाता है। मतलब उदाहरण साथियों यानी कि आगमन विधि यहां पर आपकी सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि मानी जाएगी। आगमन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि मानी जाएगी। आपको ये बात समझ लेनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कस्य विधिर नाम प्रयोग विधि रप्स्ति, मतलब किस विधि का नाम प्रयोग विधि है? कौन सी विधि साथियों आपकी प्रयोग विधि के नाम से जानी जाती है? कहा गया कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच विधि, व्याख्या विधि या आदर्श नाट्य विधि। तो दोस्तों यहां पर यदि हम बात करें तो किस विधि को प्रयोग विधि के नाम से जानते हैं? कहा गया रंगमंच विधि के नाम से। साथियों रंगमंच विधि को यहां पर जाना जाता है किसके नाम से? प्रयोग विधि के नाम से। किसके नाम से दोस्त? प्रयोग विधि के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए, महर्षि पाणिनि स्वर रचनायाम कस्याम विधि प्रयोगम कृतवान। कहा गया कि महर्षि पाणिनि की स्वर रचना किस विधि के प्रयोग को दर्शाती है, या महर्षि पाणिनि ने जो रचना की थी वो किस विधि के आधार पर की थी? कहा गया सूत्र विधि के आधार पर, अव्याकृति विधि के आधार पर, सहयोग विधि के आधार पर और निगमन विधि के आधार पर। तो एक बात आपको समझ लेनी है, महर्षि पाणिनि ने स्वर रचना का जो प्रयोग किया था वो साथियों सूत्र विधि के माध्यम से किया था। अर्थात इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाता है। कौन सा होता है? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल से सही जवाब हो जाता है। प्राथमिक कक्षायाम कृते उपयुक्त विधिरस्ति। कहा गया प्राथमिक कक्षा में कौन सी विधि उपयुक्त होती है? कहा गया व्याख्या विधि, सूत्र विधि, दंडान विधि और क्रीड़ा विधि। साथियों पहली जो हमारी प्राथमिक कक्षा होती है 1 से लेकर के 5 तक या 1 से लेकर के 8 तक, उनमें हम एक पीएस लेते हैं, एक यूपीएस लेते हैं, उच्च प्राथमिक।
तो जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि साथियों क्रीड़ा विधि को माना जाता है। किसे? क्रीड़ा विधि को सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि मौखिक संप्रेषण से अपर नाम किम। भाई मौखिक संप्रेषण का दूसरा नाम क्या है? कहा गया व्यवहारिक संप्रेषण है, शाब्दिक संप्रेषण है, अभिव्यक्ति संप्रेषण है या अनुवाद प्रेषणम है। तो मौखिक संप्रेषण का जो दूसरा नाम साथियों बताया जाता है वह शाब्दिक संप्रेषण माना जाता है। आपका यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाता है। कौन सा होता है? बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि गद्य शैली विशिष्टतम। भाई गद्य शैली की विशिष्टता क्या होती है? समास की बहुलता, संधि का प्रयोग, विविक्ति प्रयोग और उपस्वर्ग युक्त। मतलब गद्य शैली की साथियों विशिष्टता की बात करें तो गद्य शैली की जो विशिष्टता है वो समास की बहुलता मानी जाती है। क्या मानी जाती है? समास की जो बहुलता होती है वह गद्य शैली की विशिष्टता मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पद्य शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली वर्तते। पद्य शिक्षण की सबसे ज्यादा जो उत्कृष्ट प्रणाली है वो कौन सी बताई जाती है? कहा गया दंडान विधि, खंडान विधि, भाष्य विधि और नाट्य प्रणाली। भाई पद्य शिक्षण की जो सर्वोत्कृष्ट प्रणाली साथियों बताई जाती है वो आपकी कौन सी रहती है? खंडान विधि रहती है। आपका जो राइट आंसर होता है वो साथियों बी ऑप्शन हो जाता है। फटाफट से कमेंट करेंगे यदि आपको समझ में आ रहा है तो। अगला है संस्कृत प्रतिष्ठापने सर्वोत्कृष्ट विधि रस्ती। आपको बताना है संस्कृत को प्रतिष्ठापित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अनुवाद का शिक्षण है, दृश्य श्रव्य उपकरण के माध्यम से शिक्षण है, संभाषण के द्वारा शिक्षण है या फिर को अपि विधि रस्ती। भाई कहा गया कि यहां पर संस्कृत प्रतिष्ठापन के लिए जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो संभाषण द्वारा शिक्षण, संभाषण यानी कि बातचीत के माध्यम से शिक्षण करना साथियों सर्वोत्तम विधि माना जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम विधि माना जाता है। कितना हो गया? सर्वोत्तम विधि माना जाता है। चलेंगे दोस्त आगे की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए, मुख्य भाषा कौशलम अस्ति। कहा गया मुख्य भाषा का कौशल क्या है? पठन है, लेखन है, भाषण है और सभी है। तो मुख्य भाषा का जो कौशल रहता है साथियों वो ये सभी कौशल आपको दिख रहे होंगे, स्र व प और ले। कौन कौन से? स्र व प और ले, अर्थात श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ये मुख्य भाषा के कौशल हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर्व शिक्षण मौखिकम भवति। भाई किसमें पूरा का पूरा जो शिक्षण होता है वो मौखिक होता है। कहा गया पाठशाला विधि पद्धति, संभाषण पद्धति, भंडारकर पद्धति और पाठ्य पुस्तक पद्धति। देखिए सभी प्रकार का जो शिक्षण साथियों जो भी हम पढ़ाते हैं वो पूरा मौखिक होता है। तो वह साथियों केवल और केवल पाठशाला पद्धति के अंतर्गत होता है। आपका यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाता है। कौन सा होता है दोस्त? वह ए ऑप्शन आपका बिल्कुल से सही जवाब हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो सही जवाब हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा भैया? वह जवाब आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रशिक्षण उद्देश्य मस्ती। भाई प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण कौशल विकास। कहा गया शिक्षण कौशल का विकास करना, शिक्षा या प्रोन्नति, शिक्षा का प्रोन्नति करना, राष्ट्र सेवा और आजीविका उपलब्धि। भाई प्रशिक्षण की जो उद्देश्य है, प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है वो साथियों शिक्षण कौशल विधि हो जाता है। मतलब जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग में जो व्यक्ति की स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करने का प्रयास किया जाता है, उनको डेवलप करने का प्रयास किया जाता है, उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है। मतलब आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल से राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। अगला है काव्य शिक्षण उद्देश्य देवश्च भवति। कहा गया काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? काव्य रचना का कौशल का विकास, व्यवहार चातुर्य विकास, शब्द भंडार वृद्धि, शब्द भंडार अभिवृद्धि और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। भाई सिंपल सी बात है,
यदि हम बात करें काव्य शिक्षण की, ठीक है, काव्य शिक्षण के उद्देश्य की, तो यहां पर जो आपका सही जवाब रहता है वो साथियों क्या होता है, वो चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति, मतलब चारों वर्गों की जो फल की प्राप्ति है उसका होना साथियों काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। मूल्यांकन अवसरे शिक्षक, भाई मूल्यांकन के अवसर में शिक्षक क्या करता है, कहा गया स्वयं प्रति विधिरेभ्य छात्रेभ्य अधिकार ददात, मतलब कहा गया कि जो उसके खुद के छात्र हो उनको वो अधिक अंक प्रदान कर दे। अनुशासन पालनेभ्य अत्रेभ्य अधिकांक, भाई जिसको, भाई मान लीजिए कि मैं अनुशासन का प्रिय हूं और एक बालक और है जो अनुशासन को खूब अच्छे से मानता है, उसको मैं अधिक अंक दे दूं। या निष्पक्ष भाव से प्रतिभाग करके हुए अंक का प्रदान करना, भाई हमें ना इधर की सोचनी है ना उधर की सोचनी है, निष्पक्ष तौर पर, निष्पक्ष तौर पर निष्पक्ष तौर पर हमें क्या दिख जाती है कि हमें किस प्रकार से निष्पक्ष तौर पर हमें अंक देने हैं। संक्षिप्त उत्तर लिखने वाले लोगों को अंक प्रदान करना, तो सिंपल सी बात आती है, मूल्यांकन के अवसर में जो शिक्षक होते हैं उन्हें साथियों निष्पक्ष तौर पर अंक प्रदान करने चाहिए। क्या करने चाहिए, निष्पक्ष रूप से हमें बच्चे को अंक प्रदान करने चाहिए, निष्पक्ष तौर पर हमें बच्चे को अंक प्रदान करने चाहिए। क्लियर हुई बात, बात क्लियर हुई, क्लियर हुई बात। चले आगे। चलिए दोस्त चलते हैं आगे की तरफ। मौखिक परीक्षा का उपयोग होता है कहां पर, कहा गया ऐतरिक मति नास्ति, मानसिक शक्ति परीक्षणम, भाव प्रकाशन शक्ति परीक्षणम और सामाजिक परिस्थिति अवगमनम। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 की, भाव प्रकाशन की शक्ति का परीक्षण करना। आपका सही जवाब क्या होता है, सी ऑप्शन। क्या होता है दोस्त, सी ऑप्शन, भाव प्रकाशन की शक्ति का परीक्षण करना बिल्कुल से सही जवाब हो जाता है, सी ऑप्शन। परीक्षाया मुख्य लक्ष्य मस्ती, कहा गया परीक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, छात्राणाम ज्ञानस्य मूल्यांकनम, शिक्षकाणाम कार्यस्य परीक्षणम, प्रगति पत्र प्रेषणम और विद्यालयस्य उद्देश्याम प्राप्ति। भाई आपका सही जवाब क्या होगा, परीक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो यहां पर यदि हम परीक्षा के मुख्य लक्ष्य की बात करें तो परीक्षा का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करना, छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करना साथियों सही जवाब होता है। परीक्षा का जो मुख्य लक्ष्य रहता है वो ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रगति पत्रम प्रेषणम, कहा गया प्रगति पत्र को प्रेषित करना क्या होता है, विद्यालय से कीर्ति वर्धते, शिक्षकस्य उत्तरदायित्व वर्धते, छात्रा विव्यति और पितरौ संतुष्टो स्याता। कहा गया प्रश्न नंबर 75 आपके सामने। तो प्रगति पत्रम प्रेषणम, ठीक है, प्रगति पत्रम प्रेषणम साथियों क्या होगा, शिक्षक के उत्तरदायित्वों को बढ़ाना। भाई प्रगति पत्र को यदि मैं प्रेषित कर रहा हूं, रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं, तो ये क्या करेगा कि जो शिक्षक होते हैं उनके उत्तरदायित्वों को बढ़ाने का जो काम होता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि अगर हम प्रगति पत्र दे रहे हैं तो देखिए उत्तरदायित्व से मतलब है हम वहां पर बच्चे का हर तरीके का मूल्यांकन करें। ये उत्तरदायित्व एक बोझ नहीं है, भाई बच्चे का हम क्या करें, सतत मूल्यांकन करें जिससे कि उसके अनुशासन, रेगुलरिटी, नैतिकता, इन सभी जो सामाजिक भावनाएं हैं उनके बारे में भी हम वहां पर मेंशन कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उत्तरदायित्व होता है एक टीचर का बच्चे के प्रति वो साथियों वहां से बनना शुरू होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन वहां पर सही जवाब हो जाता है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगला है समानार्थक शब्दानाम प्रयोग क्रियते। जो समानार्थक शब्दों का प्रयोग कहां पर होता है, भाई हमने अनुवाद के 3 प्रकार देखे थे,
एक अनुवाद की विधियों के 3 प्रकार थे, अनुवाद के भी 3 प्रकार थे। एक छायानुवाद होता है, तथ्यानुवाद होता है, अक्षर से अनुवाद होता है। समानार्थक शब्दों का जो प्रयोग होता है, इससे मतलब क्या, मम बदनम, मैंने लिखा ना मम बदनम, इसका मतलब मम माने होता है मेरा और बदनम माने होता है बेटा शरीर। ठीक है, तो मेरा शरीर, तो यहां पर अक्षर से जो अनुवाद होता है ना दोस्त, ये हमें समानार्थक शब्दों के प्रयोग के बारे में बताता है। किसके, समानार्थक शब्दों के प्रयोग के बारे में बताता है। आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, वो सी ऑप्शन हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्त, सी ऑप्शन आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अक्षर से अनुवाद का प्रयोग होता है, कहां होता है, प्राथमिक स्तर पर होता है, माध्यमिक स्तर पर होता है, उच्च माध्यमिक स्तर पर होता है, या फिर सर्वोच्च स्तर पर होता है। तो अक्षर से अनुवाद का जो प्रयोग होता है दोस्त, वो आपका सर्वोच्च स्तर पर होता है, मतलब ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, सर्वोच्च स्तर पर कैसे हो जाएगा, अक्षर से अनुवाद का जो प्रयोग होता है वो प्राथमिक स्तर पर रहता है। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अक्षर से अनुवाद का प्रयोग कहाँ होता है, प्राथमिक स्तर पर होता है। अगला प्रश्न है, अनुवाद शिक्षण से विधि नास्ति। कहा गया अनुवाद शिक्षण की विधि नहीं है, अनुवाद शिक्षण की विधि नहीं है। पुस्तक विधि, दूरदर्शन विधि, द्विभाषी विधि, अनुकरण विधि। अनुवाद शिक्षण की जो विधि नहीं है साथियों, वो है आपकी दूरदर्शन विधि। क्या है, दूरदर्शन विधि, दूरदर्शन विधि। ठीक है, क्या है, दूरदर्शन विधि। क्लियर हुई बात, जल्दी करेंगे। अनुवाद शिक्षण से उच्च स्तर से कृते सर्वाधिको उपयुक्ता विधि अस्ति। भाई अनुवाद शिक्षण की उच्च स्तर की सबसे उपयुक्त विधि है, कहा गया तुलना विधि, अनुकरण विधि, पुस्तक विधि और द्विभाषी विधि। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। फटाफट से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो अनुवाद शिक्षण की सबसे ज्यादा जो उपयुक्त विधि है उच्च स्तर पर, वो साथियों द्विभाषी विधि हो जाती है। कौन सी होती है, द्विभाषी विधि। इसका बिल्कुल से सही जवाब हो जाएगा। आपका राइट आंसर साथियों डी ऑप्शन हो जाता है। कौन सा होगा, आपका राइट आंसर साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल से सही जवाब हो जाता है। फटाफट से साथियों लगा देंगे एक बार सही आंसर। क्या होगा आपका, डी ऑप्शन एकदम से बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर हुई बात, चले आगे की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए कि संस्कृत भाषा शिक्षण से उत्तम विधि का। कहा गया संस्कृत भाषा शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी है, अनुवाद विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, या प्रत्यक्ष विधि है। तो प्रश्न नंबर 80 का जो सही जवाब होता है संस्कृत भाषा शिक्षण की उत्तम विधि साथियों प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। आपका राइट आंसर यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। करेंगे फटाफट से, चले आगे बढ़ते हैं। अनुशासन से तात्पर्य किम अस्ति। अनुशासन से क्या तात्पर्य है, दंड प्रदान होता है, सदव्यवहार शिक्षण होता है, पुरस्कार दान होता है, या स्वेच्छा दान होता है, बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो अनुशासन तात्पर्य, अनुशासन से जो तात्पर्य होता है वो साथियों आपका होता है सदव्यवहार शिक्षण से। ठीक है, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट से लगाएंगे, बी ऑप्शन अनुशासन शिक्षण हो जाता है। वर्धा योजना केन प्रतिपादिता। वर्धा योजना साथियों किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रूसो के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा और विनोबा भावे के द्वारा। तो वर्धा योजना साथियों वह महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित की गई। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित की गई। आपका सही जवाब
सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है विद्यालय से हृदय भवती, विद्यालय के हृदय में क्या होता है? अध्यापक का कक्ष होता है। कहा गया विद्यालय का हृदय होता है, किसे कहते हैं विद्यालय का हृदय? तो कहा गया कक्षा का प्रकोष्ठ होता है, क्रीड़ा का मतलब खेलने का जो ग्राउंड होता है वो होता है, या फिर ग्रंथालय यानी कि जो पुस्तकालय होता है वह विद्यालय का हृदय होता है। तो साथियों सिंपल सी बात है, विद्यालय का हृदय जो माना जाता है वो ग्रंथालय को माना जाता है। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन। चले चले भाई, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकम कस्य साधनम अस्ति, ठीक है, वाचनस्य, ग्रहणस्य, विचार विनिमयस्य और श्रवणस्य। पाठ्य पुस्तक का साधन क्या होता है? भाई पाठ्य पुस्तक का जो साधन होता है या पाठ्य पुस्तक जो साधन होता है साथियों, वो ग्रहण करने का होता है। किसी चीज को हम ग्रहण करते हैं। तो आपका सही जवाब यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संप्रेषण नाम, संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो किसे कहते हैं? कहा गया अभिव्यक्ति को, ग्रहण को, विचार विनिमय को और श्रवण को। संप्रेषण साथियों जो कहा जाता है वो विचार विनिमय को कहा जाता है। आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यालय कुत्र स्थापनीय, विद्यालय कहां पर स्थापित होना चाहिए? तो प्रशांत प्रदेश में, मतलब शांत प्रदेश में, शांत जगह पर, नगर के बाहर, नगर के मध्य और मार्ग के समीप। तो देखिए विद्यालय जो स्थापित होना चाहिए दोस्त, वो शांत जगह पर स्थापित होना चाहिए जहां पर शांति देखने को मिल जाए, ठीक है, जहां पर थोड़ा सा शोर शराबा कम होगा, वहां पर आपका जो विद्यालय है वो कहा गया कि अच्छा चलेगा, ठीक है। तो आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाता है। अभिनय विधि कुत्र प्रयोग स्यात्, कहा गया कि अभिनय विधि का प्रयोग कहां किया जाता है? पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, नाटक शिक्षण में और निबंध शिक्षण में। तो आपको याद रखना है कि अभिनय विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो नाटक शिक्षण में किया जाता है। आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। प्रस्तावना, प्रस्तावनाया छात्रान पाठ प्रतीक आकर्षति, प्रस्तावना यानी कि जो हमारी प्रस्तावना होती है वो छात्रों को पाठ के प्रति किस प्रकार आकर्षित करती है? तो भैया जो प्रस्तावना होती है उससे क्या होता है, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है वो हमारे सामने आ जाता है और उससे बच्चों के अंदर एक रोचकता का भाव जनरेट होता है, ठीक है, बच्चों में रुचि का भाव जनरेट होता है। वहां से आपका उत्तर आता है कि प्रस्तावना के माध्यम से छात्रों को आकर्षित करते हैं। भाई कैसे? रोचकता ला करके, ठीक है, रोचकता के माध्यम से कोशिश की जाती है। भाषा या शिक्षण नाम, भाई भाषा शिक्षण किसे कहते हैं? लेखन को, शिक्षण को, भाषा शिक्षण को और पूर्वोक्त त्रय शिक्षण। मतलब साथियों भाषा शिक्षण किसे कहते हैं? तो कहा गया लेखन को भी, शिक्षण को भी और भाषण शिक्षण को भी साथियों भाषा शिक्षण का नाम कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर पूर्वोक्त त्रय आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। पूर्व प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभ वय, कहा गया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ होता है पंचमे वयसी, सप्तमे वयसी, सार्ध तृतीय वयसी और सार्ध द्वितीय वयसी। भाई जो कहा गया पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ कहां से होता है? तो पूर्व प्राथमिक कक्षा का जो प्रारंभ होता है साथियों वो आपका सार्ध तृतीय वर्षीय से होता है। मतलब आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी समस्या के। पूर्व, ओके ओके वेट करेंगे। शिक्षा शास्त्र से अध्ययनम किमर्थम, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या होता है? कहा गया शिक्षण कौशल प्राप्तुम, कहा गया शिक्षण कौशल को प्राप्त करना, शिक्षक पद प्राप्तुम, शिक्षक के पदों को प्राप्त करना, शिक्षा शास्त्र इति विरुद्ध प्राप्तुम और संस्कृत संभाषण कौशल प्राप्तुम। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है? कहा गया शिक्षण कौशल को प्राप्त करना। क्या कहलाता है? शिक्षण कौशल को प्राप्त करना। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। उत्तम शिक्षक, उत्तम शिक्षक कौन होता है? संभाषण चतुर भवति, छात्रान अध्येतुम प्रेरयति,
स्व विषय पंडित भवती और सम्यक पाठ्यति। कहा गया उत्तम शिक्षक साथियों वो होता है जो छात्र को पढ़ाने में या छात्र को पढ़ने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। ठीक है, क्या करे, छात्र को पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित करे। अगला है अधुना सर्वमपि शिक्षणाम एवं स्यात्। नीचे लिखे हुए में से शिक्षण है छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित और अध्यापक केंद्रित। भाई यहां पर जो शिक्षण होगा वो छात्र केंद्रित होगा। क्या होगा दोस्त, शिक्षण होगा वो छात्र केंद्रित होगा। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाता है। क्या होगा दोस्त, ए ऑप्शन आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक गृह कार्यम किमर्थम ददाति। शिक्षक को जो गृह कार्य दिया जाता है या शिक्षक गृह कार्य देता है वो किस लिए देता है। कहा गया शिक्षक ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए, कर्तव्य के निर्वाह के लिए, घंटे को बिताने के लिए या समय को बिताने के लिए और ज्ञात अंश को दृढ़ीकरण करने के लिए। देखिए एक जो शिक्षक गृह कार्य बच्चों को देता है ना, वो जो आपने जान लिया है उसके दृढ़ीकरण के लिए, उसके दृढ़ीकरण यानी कि उसको मजबूत करने के लिए शिक्षक गृह कार्य देता है। ठीक है, एक जो शिक्षक होता है वो गृह कार्य क्यों देता है, जानने के लिए। शिक्षक का शिक्षाया प्रमुख अंगम किम। शिक्षा का प्रमुख अंग क्या होगा, धन होगा, छात्र होगा, पाठ्यक्रम होगा और विद्यालय होगा। भाई कहा गया कि शिक्षा का जो प्रमुख अंग रहता है, देखिए अगर हम बात करें शिक्षा के प्रमुख अंग की तो छात्र जो होता है ना, स्टूडेंट साथियों, ये शिक्षा का प्रमुख अंग होता है। ठीक है, प्रमुख अंग कौन होता है, जो स्टूडेंट होता है वो शिक्षा का प्रमुख अंग रहता है। आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है ना छात्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। त्रिभाषे सूत्रे संस्कृतम स्थानम। कहा गया आद्यम मतलब शुरुआत में, अनिवार्य, वैकल्पिक और नास्ते। भाई त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का जो स्थान है आप सभी जानते हैं कि ये स्थान वैकल्पिक रहता है। आपका राइट आंसर क्या होता है यहां पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल से सही जवाब हो जाता है। केचन अध्यापिका संस्कृत माध्यमे न पठंती तत्र कारणम। भाई कोई अध्यापक संस्कृत माध्यम से नहीं पढ़ाता, इसका कारण है सबसे पहली चीज कि आत्मविश्वास का अभाव, सामर्थ्य का अभाव। मैं आपको संस्कृत में नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका क्या रहता है, या छात्र के ग्रहण करने की योग्यता का अभाव। अगर हम यहाँ पर अपनी कमी को देखें तो हमारे अंदर क्या रहता है भाई कि आत्मविश्वास की कमी रहती है। इसलिए हम जब भी पढ़ाते हैं तो आपको क्या करते हैं, संस्कृत में संस्कृत भाषा का प्रयोग न करते हुए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन बिंदु रहता है वो कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि आपको वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन लगाइएगा, कोई चिकलिक्सबाजी नहीं। ठीक है, गद्य काव्य प्रकारेषु अयमेव प्रकार। गद्य काव्य प्रकार इनमें से एक है इहामृग, वैदर्भ, चूर्णकम और प्रसाद। तो गद्य काव्य में से इनमें से कौन सा प्रकार साथियों आपका रहता है, प्रश्न नंबर 98। तो आपका होता है इसमें चूर्णकम। क्या रहता है दोस्त, चूर्णकम आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्रीड़ा विधिरेव शिक्षाया मनोवैज्ञानिकता मुपकल्पयति यतोहि क्रीडायां बालनां स्वभाव स्पष्टं भवति, पाठ्यक्रम सरसः भवति, सामूहिक भावना विकसिता भवति और छात्राणां तल्लीनता भवति। क्रीड़ा विधि के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक तौर पर जो दी जाती है वो साथियों आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बच्चों में खेलने का एक भावना विकसित करते हैं पढ़ाते समय, तो उसका मेन पर्पज होता है कि बच्चों में सामूहिक भावना का विकास हो सके। किसका, सामूहिक भावना का विकास हो सके। किसका, सामूहिक भावना का विकास हो सके। अगला है क्रीड़ा विधिरेव शिक्षाया मनोवैज्ञानिक मुख कल्पयति यतोहि। ये तो अभी अभी हमने देखा ही था, सामूहिक विकास हो जाएगा। अध्यापने अत्यंतो उपयुक्त उपकरणम भवति। भाई कहा गया पढ़ाते समय कौन सा उपकरण होता है, श्याम फलकम, शिक्षण का उद्देश्य, पाठ्य पुस्तक और दृश्य श्रव्य उपकरणानि।
पढ़ाते समय साथियों जो हमारा सबसे उपयुक्त जो उपकरण होता है वो आपका श्याम फलक यानी कि ब्लैक बोर्ड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ब्लैक बोर्ड हो जाता है, मतलब आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और फटाफट से जुड़िएगा हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल। पढ़ते रहे, मस्त रहे, घर पर रहे, स्वस्थ रहे।